नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कि रीतिकालीन काव्य से संबंधित है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कवियों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कवि जो रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं और रीतिबद्ध काव्य धारा में रहते हुए जिन्होंने श्रृंगारिकता का आश्रय नहीं लिया है अपने साहित्य में और अपनी कविता को श्रृंगार से बिल्कुल मुक्त रखते हुए उन्होंने वीर रसात्मक साहित्य की रचना की है रीतिकाल में। ऐसे एक विशिष्ट कवि महाकवि भूषण की चर्चा के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा सा पहले महाकवि भूषण के जीवन और उनके साहित्य परिचय पर पर बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद हम इनके द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसमें से जो संकलित अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं महाकवि भूषण के जीवन और उनके साहित्य के परिचय के बारे में। तो देखें, महाकवि भूषण का जन्म 1670 संवत में तिकवापुर, जो कि कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और जैसा कि हम जानते हैं रीतिकाल में वीर रस की रचना करने के लिए इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि रीतिकाल में ज़्यादातर जो कवि थे उन्होंने श्रृंगारिक काव्य की रचना की है। चाहे वो देव हों, चाहे वो चिंतामणि हों, चाहे मतीराम हों, बिहारी हों, भिखारीदास हों और पद्माकर हों, कुलपति मिश्र हों, प्रताप शाही हों, बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं। रीतिकाल में श्रृंगारिक साहित्य की रचना ही हुई है मुख्य रूप से। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जिनमें से भूषण प्रतिनिधि कवि हैं। कुछ कवि हैं जैसे लाल कवि, सूदन कवि और भूषण कवि। इन कवियों में भी भूषण सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, सबसे ऊंचा स्थान इनका है, क्योंकि इन्होंने इस काल में रीतिकालीन जो श्रृंगारिक प्रवृत्ति है उसको छोड़ करके भारत के ऐसे वीर सपूतों के जीवन और उनके संघर्षों को अपने साहित्य का विषय बनाया, जो उस समय मुगल काल में जो मुस्लिम शक्ति थी, मुस्लिम सत्ता थी, उससे टक्कर ले रहे थे, लोहा ले रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। शिवाजी और छत्रसाल, जो कि इनके आश्रयदाता थे, उनकी स्तुति करते हुए इन्होंने वीर रसात्मक ग्रंथों की रचना की है। तो रीतिकालीन जो वातावरण था उसमें राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त किया इन्होंने। उस समय राष्ट्रीय भावनाएं, चूँकि हम कह सकते हैं कि संकुचित राष्ट्रीय भावना उस समय की थी, क्योंकि वहाँ रीतिकाल में राष्ट्रीयता का तात्पर्य हिंदुत्व से था। क्योंकि मुस्लिम आक्रमण जब हुआ भारत पर और औरंगजेब के अत्याचार जब बढ़ने लगे और हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के जब मंदिर ढहाए जाने लगे, तब एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता कवियों को अनुभव हुई जो भारत में रहने वाली हिंदू जाति की सुरक्षा जो कर रहे हैं उनके उनकी स्तुति करने की आवश्यकता महसूस हुई। तब भूषण ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए उठ खड़े होने वाले शिवाजी और छत्रसाल की स्तुति की, और इसीलिए उस समय के परिप्रेक्ष्य से यदि देखें तो इन्हें उस समय का राष्ट्रीय कवि कहा जा सकता है। हालांकि आज जब हम राष्ट्रीय कवि की बात करते हैं तो आज के राष्ट्रीय कवि, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई ऐसा नारा अब है, और अब हम ये सोचें कि किसी एक जाति या किसी एक धर्म को अलग करके राष्ट्र का विकास किया जा सकता है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उस समय रीतिकाल में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। इस कारण हिंदुत्व की रक्षा करने वाले सपूतों की प्रशंसा करते हुए भूषण ने जो साहित्य लिखा उसके आधार पर इनको उस काल में रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कहा जा सकता है। ये प्रश्न आता है, इसीलिए इस पर इतनी लंबी चर्चा कर रहा हूँ। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भूषण एक राष्ट्रीय कवि हैं, सिद्ध कीजिए कैसे। तो भूषण आज के अर्थों में तो राष्ट्रीय कवि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल हिंदुत्व की बात की है। क्योंकि आज हम केवल हिंदुत्व की बात करके राष्ट्रीय ता की भावना का विकास नहीं कर सकते। आज जब हम राष्ट्रीयता की भावना का विकास करेंगे तो हमें सिख को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, मुस्लिम को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, हिंदू को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, और सभी प्रकार की जाति और धर्मों को साथ लेकर के चलने से ही इस राष्ट्र का विकास संभव है। लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार भूषण, जो कि
जो कि उस समय के जो राजा थे शिवाजी और छत्रसाल, जो कि संघर्ष कर रहे थे मुस्लिम शक्तियों से और हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उनको बचा के रखने का प्रयास कर रहे थे, उनकी प्रशंसा में इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, इसीलिए इन्हें उस समय का राष्ट्रीय कवि कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं, रीतिकालीन राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इन्हें रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कहा जा सकता है। भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, तीनों भाई थे ये, और इनके जो दो भाई हैं चिंतामणि और मतीराम, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में। तो ये तीनों भाई ही बड़े कवि थे। भूषण का नाम भूषण नहीं था, भूषण का वास्तविक नाम भूषण नहीं था, ये इनकी उपाधि थी। ये उपाधि इनको चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने दी थी। ये इनका वास्तविक नाम नहीं था। इनका वास्तविक नाम क्या था वो भी हम देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। जैसे गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि इनका नाम पतिराम या मनीराम था, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बताते हैं कि इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। लेकिन ऐसा कहीं वर्णन वृतांत ऐसा प्रामाणिक रूप से नहीं मिलता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, इसीलिए इनका वास्तविक नाम किसी को याद भी नहीं है। इनका अब नाम जो है वो भूषण ही प्रचारित हो गया है। भूषण के बारे में ये विख्यात है कि वो पहले बुंदेलखंड या पन्ना के जो राजा थे छत्रसाल, उनके दरबार में रहते थे, और बाद में वो, क्योंकि छत्रसाल जो थे वो उतना लोहा नहीं ले पा रहे थे मुस्लिम शक्तियों से, और मराठा सरदार जो थे शिवाजी भोसले, वो औरंगजेब को धूल चटा रहे थे, उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। तो ये बाद में छत्रसाल को छोड़ करके शिवाजी के आश्रम में चले गए थे। शिवाजी के आश्रम में इन्होंने शिवराज भूषण और शिवा बावनी नाम के ग्रंथ लिखे, और छत्रसाल के आश्रम में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की थी। तो ये तीन ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कुछ लोग इनके कुछ और ग्रंथों का नाम भी लेते हैं, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास, इस प्रकार के, लेकिन तीन आप ग्रंथ महत्वपूर्ण मानिए कि ये तीन ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण हैं। और जो इनका शिवराज भूषण है वो एक अलंकार ग्रंथ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये रीतिबद्ध कवि थे। रीतिबद्ध कवि क्या करते थे? काव्यांगों का विवेचन किया करते थे अपने ग्रंथ में, यानी कि वो काव्यांगों के लक्षण बताते थे और फिर काव्यांगों के उदाहरण देते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करते थे। तो उसी परंपरा का पालन करते हुए इन्होंने शिवराज भूषण नाम का एक ग्रंथ लिखा 1773 ईस्वी में, ऐसा माना जाता है। और इस ग्रंथ में 105 अलंकारों का वर्णन किया है, और 105 अलंकारों का वर्णन करते हुए इन्होंने शिवाजी की स्तुति की है। यानी कि लक्षण तो अलंकारों के हैं, लेकिन उन अलंकारों में शिवाजी की स्तुति करने का इन्होंने कार्य किया है उदाहरण स्वरूप। तो लक्षण और उदाहरण देने की परंपरा जो है उसका पालन इन्होंने, रीतिबद्ध कविता का पालन इन्होंने किया है, परंपरा का पालन किया है। और हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ उदाहरण भाषा के रूप में भूषण के ही हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लक्षण और उदाहरणों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए इनके इनके काव्य में कोई कलात्मक रूप से यदि हम देखें तो कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हमारे पास नहीं हैं। लेकिन इनकी जो रचना महत्वपूर्ण है वो इनके वीर रसात्मक काव्य की वजह से ही इनकी प्रसिद्धि है, और उस समय के जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना, सांस्कृतिक ताकि भावना का विकास करने के दृष्टिकोण से इनका साहित्य उल्लेखनीय है। इन्होंने जो सभी अलंकार हैं उनके लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्त, सवैया व छप्पय व दोहा शैली में इन्होंने दिए हैं। भूषण की रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि हम कलात्मक रूप से देखें तो ब्रज भाषा का रूप, जब आपसे पूछा जाता है कला पक्ष, किसी कवि का पूछा जाता है ना, भाव पक्ष क्या है और कला पक्ष क्या है, तो कला पक्ष में आप कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का सुंदर स्वरूप हमें देखने को मिलता है, वीर रस का श्रेष्ठ स्वरूप देखने को मिलता है, और कवित्त सवैया शैली का सुंदर परिपाक हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर इन्होंने कवित्त और सवैया का ही प्रयोग किया है छंदों का। हम पढ़ेंगे भी तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कवित्त है, कहाँ कहाँ सवैया है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा में कहा है, ये पंक्ति आप नोट कर लें जरूर, और अपनी परीक्षा में जब आपसे पूछा जाए भूषण के बारे में तो आप जरूर लिखें कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। वीर रस के जो इन्होंने उद्गार लिखे, उद्गार व्यक्त किए, वो उस समय की जनता के हृदय की संपत्ति हो गए थे। यानी कि सारी जनता को ऐसा लगता था कि मानो उन्हें कोई संपत्ति प्राप्त हो गई है इनकी रचना को सुन करके। ऐसा भी माना जाता है कि भूषण की सवारी में छत्रसाल ने कंधा लगाया था।
जब भूषण, ऐसा कहा जाता है कि भूषण जब छत्रसाल को छोड़ कर के शिवाजी की तरफ जा रहे थे, शिवाजी के पास जा रहे थे, शिवाजी के आश्रय में जा रहे थे, तो छत्रसाल ने स्वयं इनके जो पालकी थी उसमें कंधा लगाया था। छत्रसाल राजा थे और ये एक साधारण कवि थे। तो आप ये मान सकते हैं कि उस समय जो कवि थे, साहित्यकार जो थे, उनका कितना महत्व था समाज में और उनका कितना सम्मान हुआ करता था। हालाँकि आजकल उतना सम्मान नहीं है, लेकिन उस समय के राजाओं ने अपने कवियों को बड़ा सम्मान दिया और उसके सम्मान का ये एक उदाहरण है कि छत्रसाल ने कंधा लगाया था भूषण जी की सवारी में। तो भूषण ने दोनों के सम्मान में मतलब शिवाजी और छत्रसाल के सम्मान में ये पंक्तियाँ लिखी कि और राजा राव एक मन में न लाऊं अब सिवा को बखानों के बखानो छत्रसाल को, कि मैं शिवाजी का बखान करूं या छत्रसाल का बखान करूं, एक इन दोनों के अलावा किसी और राजा के प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। किसके प्रति मैं और सम्मान व्यक्त करूं, शिवाजी को बखानूं कि छत्रसाल को बखानूं। इस प्रकार की पंक्ति इन्होंने कह कर के अपने राजाओं, अपने आश्रयदाताओं के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त किया है। तो हम ये देखते हैं भूषण के साहित्य को जब हम देखते हैं तो हम विशेष रूप से उनकी वीर रसात्मक रचनाएं और उस समय की भारतीय जो जनमानस था उसके मन में जो हमारे संस्कृति की रक्षा का जो एक विचार था उसको व्यक्त करने में भूषण का एक सराहनीय योगदान रीतिकाल में देखने को मिलता है। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।